हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर HPSSC प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 है। और यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 के साथ। क्वेश्चन हमारे पास है, अद्वैत तथा द्वैत दर्शन शास्त्र के किस संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं? सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा वेदांत। अद्वैत तथा द्वैत दर्शन शास्त्र जो है ये वेदांत संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें सांख्य संप्रदाय की, अच्छा अगर आपसे पूछ लें कि सांख्य संप्रदाय जो है इसके प्रतिपादक कौन है तो वो कौन है, वो है कपिल। कपिल इसके प्रतिपादक हैं। उसी तरह से अगर आपसे पूछ लें वैशेषिक संप्रदाय के बारे में कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है तो वो है कणाद। और कणाद जो है इन्हें उलोक के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह से हम ऑप्शन डी की अगर हम बात करें न्याय की, न्याय जो दर्शन है इसके प्रतिपादक कौन है तो वो हैं गौतम। तो ये वाले पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया को निर्यात के निमित्त अधिशंख्य सिंधु मन के बने हुए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है कार्नेलियन के। मेसोपोटामिया को निर्यात के निमित्त अधिसंख्य सिंधु मन के जो थे ये कार्नेलियन के बने हुए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा अगर आपसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पूछ लिया जाए कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसका विकास किन नदियों के मध्य में हुआ है, तो देखो ये दो नदियाँ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक है यूफ्रेटस, एक का नाम है यूफ्रेटस और दूसरी नदी का नाम है टिग्रिस। और ये जो दो नदियां हैं यूफ्रेटस और टिग्रिस, तो यूफ्रेटस जो नदी है इसे हम दजला नदी के नाम से जानते हैं और टिग्रिस नदी जो है इसे फरात नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शंस में आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, यूफ्रेटस टिग्रिस या फिर दजला और फरात। तो ये दोनों आपको, ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। देखो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो इनकी अर्थव्यवस्था का आधार जो था वो कृषि था। और मेसोपोटामिया के जो मंदिर होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो उन्हें जिगुरद के नाम से या जिरगुद के नाम से जाना जाता था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महिष्मती राजधानी थी। तो देखो महिष्मती जो है ये राजधानी थी अवंती की। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी यहाँ पर हम ऑप्शन ए की अगर हम बात करें कौशल की, तो कौशल की राजधानी जो थी वो थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। उसी तरह से ऑप्शन बी की अगर हम बात करें वत्स की, तो वत्स की राजधानी क्या थी, ये थी कौशाम्बी। इनसे रिलेटेड आपको देखना पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। जितने भी महाजनपद हैं 16 महाजनपद हैं, तो 16 महाजनपद की जितनी भी राजधानियाँ बनती हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जानी हैं। इनसे हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसी तरह से देखो अगर हम ऑप्शन सी की बात करें मल्ल महाजनपद की, तो इसकी राजधानी क्या थी, कुशावती। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 23वें तीर्थंकर थे। तो 23वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे, तो ये थे पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। 24वें तीर्थंकर आपसे अगर पूछें तो कौन थे, तो वो थे महावीर। अगर फर्स्ट तीर्थंकर पूछ लें तो ये थे ऋषभदेव। ऑप्शन ये ऋषभदेव जो थे तो पहले तीर्थंकर थे। अच्छा ऋषभदेव जो थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। उसी तरह से पार्श्व का पूछें जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प इनका प्रतीक चिन्ह था। और स्वामी महावीर जो हैं इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सिंह इनका प्रतीक चिन्ह था। तो इनके प्रतीक चिन्ह भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस वर्ष महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को, जो कि अपनी बहुमूल्य धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था, लूटा था? तो देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शनल आंसर की में इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी दे करके रखा हुआ है, बट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए था। जो महमूद गजनी था उसने 1025 में जो था सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए था। बाकी आप बता सकते हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। बाकी देखो अगर हम महमूद गजनी की अगर हम बात करें तो महमूद गजनी जो थे इनके पिता का नाम पूछते हैं तो इनके पिता का नाम था सुबुक्तगीन।
सुबुक्तगीन इनके पिता का नाम था। और जब इनके पिता गद्दी पर बैठे हुए थे तब ये जो महमूद गजनी था ये खुरासान का शासक था। तो ये भी पॉइंट आपसे पूछते हैं। उसी तरह से उपाधियाँ पूछते हैं महमूद गजनी से रिलेटेड कि इसने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की थी। तो महमूद गजनी ने देखो यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण की थी। और ये जो महमूद गजनी है इसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। प्रथम आक्रमण पूछते हैं कब जैसे किया था। तो देखो 1000 ईस्वी में इसने पेशावर के ऊपर आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। और 1001 में महमूद गजनी ने जो था शाही राजा जो जयपाल हैं उसको हराया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और 1008 में महमूद गजनी ने नगर कोट के ऊपर आक्रमण किया था। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से फिर 1025 में इसने सोमनाथ के मंदिर के ऊपर आक्रमण किया जहाँ से ये 20 लाख रुपए की संपत्ति लेकर के चला गया था। और 1027 में इसने अब इसका जो अंतिम आक्रमण था वो था जाटों के विरुद्ध। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इतावली यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर किसके शासनकाल में आया था। तो इतावली यात्री निकोलो कॉन्टी जो था ये विजयनगर में आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम इसकी बात करें देवराय प्रथम की तो देखो देवराय प्रथम ने जो था तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था इसने देवराय प्रथम ने। और हरिद्र नदी पर भी इसी ने ही बांध बनवाया था देवराय प्रथम ने। और विजयनगर की अगर हम बात करें तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी विजयनगर की स्थापना 1336 में। और इनकी राजधानी आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। और देखो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो हैं वो किस नदी के किनारे देखने को मिलते हैं। कौन सी नदी है, वो है तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा से रिलेटेड हमने अभी क्या पढ़ा कि तुंगभद्रा नदी के ऊपर बांध किसने बनवाया था, देवराय प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध तख्ता हाउस मूलतः संबंधित था। तो देखो सुप्रसिद्ध ये जो तख्ता हाउस है ये किससे संबंधित था, शाहजहां से संबंधित था। सो ऑप्शन यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर है। शाहजहां जो है इसने बनवाया था तख्ता हाउस। और देखो ईरान का एक शासक था, ईरान का एक सम्राट था नादिर शाह। नादिर शाह जो था इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में। और इसने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में। और ये इसने फिर क्या किया, जो शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते हाउस था उसको यहाँ से लेकर के ये चला गया था। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में, तब पूछते हैं कि उस समय मुग़ल बादशाह कौन था। तो वो था मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह जो था ये था मुग़ल बादशाह जब नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था 1739 में। तब नादिर शाह यहाँ से क्या लेकर के गया था, एक तो तख्ता हाउस जो था इसे लेकर के चला गया था। और इसके साथ में उसने 70 करोड़ रुपए की संपत्ति भी लेकर के चला गया था। और कोहिनूर हीरा ये भी नादिर शाह लेकर के चला गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा भारत में किस फसल का आरंभ किया गया था। तो पुर्तगालियों द्वारा भारत में जो टोबैको है इस फसल का आरंभ किया गया था। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ साथ में आपको पुर्तगालियों से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी बन जाते हैं जो ध्यान में रखने हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के कौन आया था। तो देखो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के 1505 में फ्रांसिस्को अल्मोड़ा आया था, पहला भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ में आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पुर्तगाली थे, पूछते हैं कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी। तो कहाँ खोली थी, कोचिन में खोली थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकबरा निर्माण का पिता किसे कहा जाता है। तो मकबरा निर्माण का पिता जो है ये कहते हैं इल्तुतमिश को। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी देखो इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश जो है इसने ये आराम शाह की हत्या करके ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 1211 में इसने इसकी आराम शाह की हत्या की और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और ये जो इल्तुतमिश है ये तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। और इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, और उसका दामाद था ये इल्तुतमिश। और इसकी अगर हम बात करें इससे रिलेटेड और भी पूछते हैं कि ये जो इल्तुतमिश है ये अपनी राजधानी जो था लाहौर से दिल्ली ले गया था इल्तुतमिश। तो इससे रिलेटेड आपको ये वाले पॉइंट भी ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई।
तो देखो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये अस्तित्व में आई थी 1925 में, दिसंबर 1925 में आई थी कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में। और देखो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन के लिए प्रस्तावों वाली नेहरू प्रतिवेदन को मोतीलाल नेहरू ने किस वर्ष तैयार किया था? तो देखो जो संवैधानिक संशोधन के लिए प्रस्तावों वाली नेहरू प्रतिवेदन को जो था मोतीलाल नेहरू ने 1928 में तैयार किया था। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची पठार के दक्षिण की तरफ आने वाला पठार कौन सा है? तो देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑप्शनल आंसर की में इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी दे करके रखा हुआ है। बाकी देखो ऐसे अगर हम बात करें तो रांची का जो पठार है, रांची के पठार के उत्तर की तरफ पड़ता है छोटा नागपुर का पठार, और उसके उत्तर की तरफ पड़ता है हजारीबाग का पठार। और शिलांग की पठार की अगर हम बात करें तो ये पड़ता है मेघालय में। दक्षिण के पठार की बात करें तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। तो वैसे यहाँ पर कोई भी मतलब आंसर नहीं लग रहा है कि कोई भी करेक्ट होना चाहिए था, बट उन्होंने यहाँ पर ऑप्शनल आंसर की में दे करके रखा हुआ था ऑप्शन सी इसका राइट आंसर के दे करके रखा हुआ था। बाकी आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला में अजमेर के समीप निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है? तो अरावली पर्वतमाला में अजमेर के समीप जो है ये जो लूनी रिवर है इसका उद्गम होता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और लूनी रिवर के बारे में अभी हमने अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ा हुआ है। लूनी रिवर की अगर हम बात करें तो कहाँ से निकलती है? उत्तरी राजस्थान से ये निकलती है, और गुजरात की जो सांभर झील है उसके समीप से होकर के ये गुजरती है लूनी रिवर। और देखो ये जो लूनी रिवर है ये गुजरात के कच्छ के रण में गायब हो जाती है, यानी कि ये जो लूनी नदी है ये समुद्र में जाकर के नहीं मिलती है। गुजरात के कच्छ के रण में ही ये गायब हो जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में किस माह में वर्षा लाता है? तो देखो ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये भारत में जून के महीने में वर्षा लाता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर हम बात करें तो एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सबसे ज़्यादा वर्षा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो इसी के द्वारा होती है। हम कह सकते हैं कि 75% से लेकर के 90% तक बारिश जो है वो इसी की वजह से होती है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। और बारिश स्टार्ट कब होती है साउथ वेस्ट मानसून से? तो 1 जून से लेकर के सितंबर तक जो है तो इसी से वर्षा होती है साउथ वेस्ट मानसून से। 1 जून को ये वर्षा करती है केरल के मालाबार तट पर। इसी के साथ साथ में आपसे पूछते हैं कि ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये वर्षा कहाँ कहाँ पर नहीं करती है? तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल नोट रख लेना है कि कहाँ कहाँ पर वर्षा नहीं करती। देखो कोरोमंडल तट हो गया, यहाँ पर ये वर्षा नहीं करती। इसी के साथ साथ में जो आंध्र तट है यहाँ पर भी वर्षा नहीं करती है, और ना ही ये उड़ीसा तट के ऊपर वर्षा करती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा खनिज काली मिट्टी में नहीं पाया जाता? तो देखो आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया एंड एल्यूमिनियम, ये सब जो है ये पाए जाते हैं ब्लैक सॉइल में, बट फास्फोरस जो है ये ब्लैक सॉइल में नहीं पाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं ब्लैक सॉइल की, काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी जो होती है इसमें कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और देखना काली मिट्टी से क्वेश्चन आपको ब्लैक सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। एक तो ब्लैक सॉइल हो गया और दूसरी एक एलुवियल सॉइल, इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं एग्जाम में। और ये क्वेश्चन तो पूछते हैं कि जो कपास की खेती होती है वो किस मिट्टी में होती है? तो किस में होती है? ब्लैक सॉइल में होती है कपास की खेती। और ये जो ब्लैक सॉइल है इसे हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसी के साथ हम इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और ब्लैक सॉइल को जो है लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो ये ब्लैक सॉइल है वहाँ पर इसे क्या कहते हैं? करेल के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं? चिरोंजम कहते हैं। और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? आई थिंक टीएसटी का जो पेपर था उसमें पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो किस नाम से जानते हैं? चिरोंजम के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो ब्लैक सॉइल होती है इसका काला रंग किसकी वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है? ये होता है टिटेनीफेरस के कारण, टिटेनीफेरस और जीवाश्म के कारण, कुछ ऐसा जैसा करके है, तो उसकी वजह से होता है इसका ब्लैक कलर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
भारत में निम्न में से कौन सा प्रादेशिक क्षेत्र वृक्ष विहीन है? तो वृक्ष विहीन कौन सा है? तो ये होता है अल्पाइन जोन। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की अधिकांश कोयले की खदानें अवस्थित हैं। तो ये जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की अधिकांश कोयले की खानें कहाँ पर हैं? ये दामोदर घाटी में हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका क्या है? ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से निम्न किस राज्य में नहर सिंचाई आम नहीं है? तो नहर सिंचाई जो है ये मेघालय में आम नहीं है। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक फार्मिंग संबंधित है। तो ट्रक फार्मिंग जो है ये संबंधित होती है वेजिटेबल से, वनस्पति से। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़ी विविधता वाले अभियांत्रिक कर्तन औजार उपकरण उत्पादित किए जाते हैं। तो ये कहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं? चेन्नई में। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका, हाँ ऑप्शन ए यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश ब्राज़ील का सीमावर्ती नहीं है? तो ब्राज़ील का सीमावर्ती जो है वो कौन नहीं है? तो वो इक्वाडोर नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापित होकर पृथक हुए हैं। तो महाद्वीपीय जो है ये विस्थापित होकर पृथक हुए हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा। सो ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर है, विवर्तनिक हलचलों के कारण। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।